हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए ऊर्जा चवर। आप सभी की लॉ मेंटर फॉर सीएमए जर्नी। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सेबी टेक ओवर कोड, द लास्ट यूनिट ऑफ सेबी, राइट। सो इससे पहले हम लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा पोर्शन कवर किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। द सेकंड वाला यूनिट था आपका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टेक ओवर कोड में से भी आपको एमसीक्यू के बनने की भी पॉसिबिलिटी है एंड कुछ बड़े क्वेश्चंस बनने की भी पॉसिबिलिटी है। एक बार आपने इस यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, उसके बाद ये बहुत इजी है, बहुत ही छोटी सी यूनिट है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। पर्टिकुलरली टेक ओवर का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। क्या आप जो समझते हैं वही टेक ओवर है? यस, ठीक है। सिंपल सी चीज है, एक अक्वायरर है, उसने क्या किया है, दूसरी कंपनी के अंदर शेयर्स, वोटिंग राइट्स या कंट्रोल एक्वायर कर लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक ओवर, ठीक है। अक्वायरर कौन है? जिसने अनादर कंपनी के शेयर्स, वोटिंग राइट या कंट्रोल को अक्वायर किया है। एंड जिसका अक्वायर किया है शेयर्स, वोटिंग राइट और कंट्रोल, उसको क्या बोलेंगे? टारगेट कंपनी। ना एक चीज समझना बच्चों, सेबी के टेक ओवर कोड के रूल्स कब अप्लाई होते हैं इस टेक ओवर के ऊपर? जब आपकी टारगेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? अगर टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है तो सेबी के रेगुलेशंस लगने का कोई चांस ही नहीं है। सेबी क्यों आएगा पिक्चर में, राइट। सो टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए तो आपको टेक ओवर कोड अप्लाई हो जाएंगे। नाउ अब ये समझिए, ये जो आपका अक्वायरर है, कंट्रोल है, टारगेट कंपनी है, उन सब का डेफिनेशन आपको टेक ओवर कोड में दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी तो समझ में आ गई भाई, टारगेट कंपनी के शेयर्स अगर लिस्टेड हैं तो अगर उसका कोई एक्विजिशन हुआ है तो टेक ओवर कोड अप्लाई होने वाले हैं, लेकिन ये कोड्स कौन की कंपनी पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये समझना बच्चों, कंपनी जो कि लिस्टेड है लेकिन उसने कोई पब्लिक इशू अभी तक नहीं लाया है, उसका एक भी पब्लिक इशू नहीं आया तो उसके ऊपर ये कोड्स अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड चीज क्या बोला गया है? अगर मान लो ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे आपकी कंपनी लिस्टेड है, यानी कोई नया स्टार्टअप है, ठीक है। ये स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली एक प्लेटफॉर्म निकाला है बच्चों, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। सो इनको क्या करना पड़ता है? बहुत फ्लेक्सिबल इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सभी के, काफी रिलैक्सिंग, ताकि अभी अभी नई नई स्टार्टअप कंपनी आई है तो वो बेचारी पब्लिक से रेज करके बिजनेस ग्रो करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो उनको रेगुलेशंस वगैरह के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है, इस वजह से उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं टेक ओवर का मतलब क्या होता है। व्हेन यू एक्वायर और यू गेट द कंट्रोल ऑफ टारगेट कंपनी देन इट इज कॉल्ड द टेक ओवर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल, पहले वो देख लो, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या? या तो आपके पास राइट है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, ठीक है, या फिर आपके पास उनकी मैनेजमेंट और उनकी जो भी पॉलिसीज है उनको पूरा का पूरा कंट्रोल करने का राइट है, ठीक है। एंड ये राइट आपने कैसे अक्वायर किया है? शेयर होल्डिंग के थ्रू, या फिर कोई मैनेजमेंट राइट अक्वायर कर लिए, या शेयर होल्डर अग्रीमेंट के थ्रू आपको ये राइट्स मिल गए हैं, या फिर वोटिंग अग्रीमेंट्स के थ्रू आपको ये राइट्स मिल गए, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल। अब एक बार अक्वायरर की डेफिनेशन भी आप लोग समझ लो। अक्वायरर कौन होता है? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोटिंग राइट्स या शेयर्स या कंट्रोल को अक्वायर करता है, ठीक है। या तो वो इंडिविजुअली खुद पूरा का पूरा अक्वायर करेगा या फिर किसी और पर्सन के साथ मिलके, कैसा? जिनको हम लोग पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट भी बोल सकते हैं, उनके साथ मिलके वो पोर्शन अक्वायर कर सकता है। नाउ अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, मैम ये पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों एक ग्रुप ऑफ पीपल का लिस्ट दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, जो एक्वायरर के साथ मिलके टारगेट कंपनी के अंदर क्या करते हैं? पोर्शन को अक्वायर करते हैं, ठीक है। सो उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये इसमें टोटल आपके 10 पॉइंट्स है, जिसको हमने 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया ताकि आपको इजीली याद हो। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां से इन नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपके जो नंबर गिवन है, ठीक है, बायो में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप क्या कर सकते हैं उसमें से भी कॉल कर सकते हैं, वहां से नोट्स एक्वायर कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके क्लासेस का ऐप में से भी ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब होता है ये नोट्स प्रॉपरली आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे ही बेस्ड है, ओरिएंटेड है, एंड इसमें ऑलमोस्ट आपका पूरा कवरेज है। मतलब ये करने के बाद आपको मॉड्यूल नहीं देखना है, डायरेक्टली आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए सो इसके अंदर क्या होता है, मान लो कंपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के साथ में मिल करके, या सेम मैनेजमेंट वाली कंपनी के साथ मिलके, सॉरी एसोसिएट नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी या सेम मैनेजमेंट वाली कंपनी के साथ मिलके क्या करती है?
शेयर्स को अक्वायर करती है, ठीक है, या फिर अपने डायरेक्टर, मैनेजर, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या फिर उनके इमीडिएट रिलेटिव के साथ में मिलकर क्या करती है, शेयर्स को अक्वायर करती है, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है, या लेट्स से वेंचर कैपिटलिस्ट है, या से आपके ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है, उनके थ्रू अक्वायर करती है, या फिर मर्चेंट बैंकर के साथ में मिलके या पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ में मिलके शेयर्स को अक्वायर करती है। तो वो सब, ये सारे जो भी लिस्ट ऑफ पर्सन है, ये सारे लिस्ट ऑफ पर्सन को हमने क्या बोला है, पर्सन द कॉन्सर्ट, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग टारगेट कंपनी का डेफिनेशन। एक्वायरर का डेफिनेशन हमने समझ लिया, ठीक है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट उसके अंदर ही जो आया था उसका डेफिनेशन समझ लिया। अब टारगेट कंपनी कौन होती है, जिसके शेयर्स अक्वायर हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको बनाया है, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस हमने समझ लिए। अब बाकी की डेफिनेशंस हम लोग कवर करेंगे बच्चों बाद में, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों मेजरली 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। इन्हीं 3 रूल्स पे आपका पूरा चैप्टर आगे पीछे घुमा हुआ है। उसके बाद में एडिशनल प्रोविजंस भी है जो हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला रूल है आपका ओपन ऑफर, दूसरा है आपका क्रीपिंग एक्विजिशन, थर्ड है आपका वॉलंटरी ओपन ऑफर। नाउ इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ओपन ऑफर का मतलब समझते हैं, ठीक है। ये ओपन ऑफर के रूल्स कब एप्लीकेबल होते हैं एंड आपको इसमें करना क्या होता है बेसिकली। तो देखो बच्चों, जब एक्वायरर टारगेट कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, नाउ एक्वायर अभी किया है क्या उसने, नहीं किया है, अभी एक्वायर कर रहा है, एंड पोस्ट एक्विजिशन उसकी शेयर होल्डिंग हो जाती है टारगेट कंपनी में 25% या उससे ज्यादा, ठीक है। मतलब कि क्या, या तो आपने टारगेट कंपनी में ऑलरेडी कुछ शेयर्स अक्वायर करे होंगे लेकिन आपकी होल्डिंग 25% से कम थी, ठीक है, अक्वायर करने के बाद आपकी होल्डिंग कितनी हो गई, 25% या उससे ज्यादा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी बोलता है आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट लाना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट के अंदर आपको एक ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा। क्या ओपन ऑफर निकालना पड़ेगा पब्लिक के लिए, कि भाई मुझे इस कंपनी की 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग अक्वायर करनी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। 26%, एटलीस्ट 26% के लिए आपको ये ओपन ऑफर लाना पड़ेगा अगर आपकी होल्डिंग 25% से क्रॉस कर जाती है टारगेट कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ओपन ऑफर का रूल था। नाउ अब मान लो किसी कंपनी का ऐसा है कि हमें 26% एकदम से नहीं लेना है या थोड़ा थोड़ा लेना है या इतना बजट नहीं है, वट एवर इट इज, ठीक है। मतलब वो कंपनी क्या कर रही है, टारगेट कंपनी में शेयर तो अक्वायर कर रही है लेकिन थोड़ा 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 ग्रेजुअली अक्वायर कर रही है। तो ये थोड़ा मतलब क्या, ठीक है, अगर मान लो आपकी ऑलरेडी टारगेट कंपनी में 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, अभी फर्स्ट वाला जब ओपन ऑफर निकाला था तो 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग आपके पास थी नहीं, पोस्ट एक्विजिशन हो जाती, ठीक है। तो टोटल आपका 25 और 26 मिलके एडिशनल शेयर्स आपकी टोटल होल्डिंग उतनी हो जाती, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, आप लोग सिर्फ रूल समझो, ठीक है। तो ओपन ऑफर का रूल आपको समझ में आया, चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसको एक बार बुक से हम लोग देख लेते हैं, फिर क्रीपिंग एक्विजिशन समझेंगे। चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ओपन ऑफर के लिए क्या बोला गया, पहली चीज तो ये टेक ओवर के रूल्स क्यों बनाए गए थे, टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स होल्डिंग। एक्चुअली क्या होता है ना, टेक ओवर के अंदर कंपनी का कंट्रोल चेंज हो जाता है, राइट, अनदर पर्सन आ जाता है, तो आपके शेयर होल्डर्स जो रहते हैं, जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग है, तो उनके पास एग्जिट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनके राइट्स इतने ज्यादा हैम्पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रूल्स बनाए गए। पहला आता है आपका ओपन ऑफर, ठीक है। इनिशियल ट्रिगर क्या होता है ओपन ऑफर के लिए, दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन कि आपको ओपन ऑफर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जो एक्वायरर है उसने अलोंग विद द पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट के साथ में टारगेट कंपनी के शेयर्स इस तरीके से अक्वायर किए हैं कि पोस्ट एक्विजिशन उसका शेयर होल्डिंग 25% या उससे ज्यादा का हो गया है, तो फिर उस केस में उसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट करके ओपन ऑफर लाना पड़ता है, एटलीस्ट 26% ऑफ एडिशनल शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके पास टोटल 100% में से एक्वायरर ने ओनरशिप परचेस करी, 25% की ओनरशिप उसके पास आ गई, ठीक है। अभी एक्वायरर के पास 25% की ओनरशिप है एंड अदर जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है उनके पास 75% की ओनरशिप है। तो अब एक्वायरर को ही मस्ट मेक, क्या वर्ड यूज हुआ है, मस्ट मेक, यानी कि कंपलसरी है कि उसको एक ओपन ऑफर लाना पड़ेगा एडिशनल 26% की शेयर्स को परचेस करने के लिए,
ठीक है। सो अक्वायरर के पास क्या हो जाएगा 25 प्लस 26 मिला के टोटल अब 51% के शेयर्स हो जाएंगे एंड पब्लिक के पास कितना रह जाएगा 49। इस तरीके से अक्वायरर क्या कर लेगा, कंट्रोल को एक्वायर कर लेगा। अब आते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्रीपिंग एक्विजिशन में आपको क्या बोला गया है, अगर मान लो अक्वायरर ने ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग टारगेट कंपनी में रख रखी है एंड वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी कि ओनली एक फाइनेंशियल ईयर में 5% तक का ही शेयर परचेस कर रहा है टारगेट कंपनी का, तो उसको ओपन ऑफर लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगी। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी होल्ड कितने किए हैं 25% ऑफ शेयर्स, किसके अंदर, टारगेट कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड अभी आपको इसको धीरे से बढ़ाना है तो अक्वायरर उसको कितना अक्वायर कर सकता है, अप टू 5% इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 5%, फिर नेक्स्ट आएगा फिर आप 5% एक्वायर कर सकते हो। तो आपको ओपन ऑफर लाने की कोई जरूरत नहीं है, 26% के एडिशनल ओपन ऑफर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर क्या रूल है, एक और रूल है कि आप अक्वायर करते 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 मैक्सिमम से 75% तक ही जा सकते हो। मतलब कि क्या, आपका 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है ऑलरेडी, आप 5-5% का ग्रेजुअली आप परचेस करते जा रहे हैं एवरी ईयर, तो मैक्सिमम सिर्फ 75% तक जा सकते हो। 25% आपको मिनिमम जो है पब्लिक के लिए रखना ही पड़ेगा, 25% पब्लिक ही रखेगी, अक्वायर नहीं ले सकता है, अक्वायर नहीं ले सकता है, ये रूल है आपका। ठीक है, तो एक बार इसको आप यहां से समझ लीजिए। क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब क्या, ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो आप 5% के एडिशनल शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी एडिशनल ऑफर, यू कैन अक्वायर इन अ फाइनेंशियल ईयर। कंडीशन क्या है, 25% ऑलरेडी होल्ड किया है, 5% से ज्यादा का फाइनेंशियल ईयर में आप एक्सीड नहीं कर रहे हैं, एंड टोटल आपकी नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिट, नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिट मतलब अक्वायरर की लिमिट 75% को क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है इस एग्जाम्पल के अंदर पर्टिकुलरली, अक्वायरर ने 40% होल्ड किया हुआ था। ठीक है, फिर उसने एडिशनली 3% लिए, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% लिए, ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने 6% जैसे ही लिए, हमने क्या बोला भाई ओपन ऑफर लग जाएगा। ठीक है, एंड देन आप अक्वायर कर सकते हैं। बस इतना सा याद रखना कि मिनिमम पब्लिक के पास कितना रहना चाहिए, 25% अभी भी रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और ऑप्शन होता है वॉलेंटरी ओपन ऑफर। ये वॉलेंटरी ओपन ऑफर क्या बोलता है बच्चों, ये ऐसा बोलता है कि हमने मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगाई है, लेकिन आप वॉलेंटरीली चाहे तो आप कोई सा भी ओपन ऑफर, एडिशनल ओपन ऑफर लेकर आ सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपकी 25% की होल्डिंग ऑलरेडी होल्ड की हुई है, टारगेट कंपनी की 25% ऑलरेडी आपने होल्डिंग कर रखी है एंड आप एडिशनल होल्डिंग्स को अक्वायर करना चाहते हैं, तो हमने आपको क्या ऑप्शन दिया है, आप वॉलेंटरीली अनदर ओपन ऑफर लेकर आ सकते हैं एंड एक्विजिशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए लेकिन आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, पहली चीज, आपका जो ऑलरेडी होल्डिंग है वो 25% से ज्यादा होनी चाहिए या 25% तक होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, पिछले 52 वीक्स में आपने क्रीपिंग एक्विजिशन के थ्रू कुछ भी अक्वायर नहीं किया है, मतलब आप कोई ग्रेजुअली ऐसा नहीं कि 5-5% करके आप क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, प्लस एक और कंडीशन आप क्या बोल रही है, अक्वायरर ने किसी और मेथड के थ्रू भी कोई शेयर्स अक्वायर नहीं करें ड्यूरिंग द ऑफर टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड उसे किसी और मेथड के थ्रू भी शेयर्स अक्वायर नहीं करें। नाउ द क्वेश्चन अप्लाई कि मैम ऑफर पीरियड का मतलब क्या, तो ऑफर पीरियड बच्चों जब से आपने शेयर्स को, ठीक है, आपने अग्रीमेंट किया है कि भाई शेयर्स हमको अक्वायर करने टारगेट कंपनी के, एंड जब आपने शेयर होल्डर का पेमेंट किया तब तक के पीरियड में आपने कोई और एक्विजिशन नहीं निकाला है। ठीक है, एंड लास्ट क्या है आपका, जो भी अक्वायरर है, सॉरी सेकंड लास्ट है, जो भी अक्वायरर है अक्वायर करने के बाद, शेयर्स अक्वायर करने के बाद अगले 6 मंथ्स तक कोई और एक्विजिशन नहीं कर सकता टारगेट कंपनी में। ठीक है, लेकिन हाँ वो वॉलेंटरीली ऑफर लाके, वॉलेंटरी अनदर वॉलेंटरी ऑफर लाके 6 मंथ्स के अंदर भी अक्वायर कर सकता है, लेकिन अदर किसी मेथड से अक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, एंड लास्ट आपको क्या बोला गया है, एक कंडीशनल ऑफर भी बोला है कि अगर अक्वायरर चाहे तो कंडीशनल ऑफर को लगा सकता है। कंडीशनल ऑफर कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसने शेयर होल्डर्स को बोला कि भाई मिनिमम मैं 15% लूंगा, तो मिनिमम आपको 15% तो ऑफर में अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का वो कंडीशनल ऑफर निकाल सकता है। आई होप आपको तीनों रूल्स क्लियर हुए हैं। ठीक है, हमने क्या बोला आपको, सेबी क्या लगाता है, टेक ओवर के केस में टेक ओवर के रेगुलेशंस लगाता है। ठीक है, उस रेगुलेशंस में फर्स्ट रेगुलेशन आपका ओपन ऑफर से रिलेटेड होता है कि अगर 25% से ज्यादा की आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है टारगेट कंपनी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिकली 26% का एडिशनल शेयर्स परचेस करने का ऑफर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लो आप जो है 25% की शेयर होल्डिंग ऑलरेडी लेके बैठे हैं एंड 5-5% से एडिशनली एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, तो आप क्रीपिंग एक्विजिशन में आ जाएंगे, वहां पे आपको ओपन ऑफर नहीं लाना। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम शेयर होल्डिंग आपकी 75% तक ही रह सकती है।
उसके बाद थर्ड आपको वॉलेंटरीली ओपन ऑफर का एक ऑप्शन दिया है, उसके अंदर पर्टिकुलरली क्या बोला है बच्चों कि अगर आपकी 25% से शेयर होल्डिंग ऑलरेडी है, लास्ट 52 वीक्स में आपने कोई क्रिपिंग अक्विजिशन नहीं किया, ठीक है, एंड आपने ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड भी कोई और अक्विजिशन नहीं किया है, प्लस आप अक्वायर करने के अगले 6 महीने तक भी कोई और अक्विजिशन अदर देन वॉलेंटरी ओपन ऑफर नहीं लेकर आने वाले हैं, प्लस आप कंडीशनल ऑफर लेकर आ सकते हैं, ये सारी कंडीशन आपने फुलफिल करी है तो आप वॉलेंटरी ओपन ऑफर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके टेक ओवर के रूल्स ना। अब एक चीज समझना, क्या हमारे पास विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर का ऑप्शन होता है क्या, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 23 आपको क्या बोल रहा है, क्या आपके पास विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर का ऑप्शन होता है क्या? तो जनरली एक बार आपका ओपन ऑफर मार्केट में आ गया, उसके बाद में आप ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी कंडीशन है? तो देखो, अगर मान लो आपको कोई स्टैट्यूटरी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी जो कि रिफ्यूज हो चुकी है, ठीक है, या फिर अक्वायरर की डेथ हो चुकी है, या फिर मान लो आपने कुछ कंडीशन मेंशन करी थी किसके अंदर, अक्विजिशन अग्रीमेंट के अंदर, एंड वो कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, या और कोई सर्कमस्टांसेस है जिसमें सेबी ने आपको विड्रॉल करने के लिए बोल दिया है, तो ही आप अपने ओपन ऑफर को क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज परमिटेड जो ओपन ऑफर है वो विड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर फॉर विड्रॉल पर एक बार, कि अगर आपने ऑफर को विड्रॉल किया तो उसकी क्या क्या प्रोसीजर है। बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, पूरा ओपन ऑफर का जो भी पूरा ट्रांजैक्शन होता है इसको कौन डील करता है, मर्चेंट बैंकर देखता है, ठीक है। इसको पूरा इसका पूरा प्रोसीजर मर्चेंट बैंकर देखता है। सो आपके मर्चेंट बैंकर को क्या करना पड़ेगा, एक 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। ये वर्किंग डेज बोला गया है, ठीक है, संडेज वगैरह काउंट नहीं होंगे, तो 2 वर्किंग डेज के अंदर आप अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई कंपनी अपना ऑफर वापस विड्रॉ कर रही है, ठीक है। ओपन ऑफर का मतलब आप समझते हो ना, आप पब्लिक को इनवाइट करते हो कि हम इस कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी शेयर्स है आप क्या कर सकते हैं, हमें बेच सकते हैं। दिस इज नोन एज ओपन ऑफर, ठीक है। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता था। चलिए अब मर्चेंट बैंकर क्या कर सकता है, विद इन 2 वर्किंग डेज क्या कर सकता है, मतलब करेगा, अनाउंसमेंट करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब क्या, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा कि भाई व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द विड्रॉल, ठीक है। उसके बाद साइमल्टेनियसली वो सेबी को, जहां पे भी शेयर्स लिस्टेड है टारगेट कंपनी के, वहां पे एंड टारगेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, इन तीनों जगह पे भी उसका कॉपी बेच देगा, ठीक है। एंड उस तरीके से आपकी विड्रॉल की प्रोसेस कंप्लीट हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ओपन ऑफर की प्रोसेस पे, ठीक है। हमने क्या बोला, ओपन ऑफर आपको कौन सी कंडीशंस में करना पड़ेगा वो हमने समझ लिया। अब इसकी पूरी प्रोसेस समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जब भी ओपन ऑफर आता है ना तो इसका एक पब्लिक अनाउंसमेंट निकलता है कि भाई ये फलाना कंपनी है, इस फलाना कंपनी को अक्वायर कर रही है, तो जो भी शेयर्स अपने बेचना चाहे वो बेच सकता है, ठीक है। उसके लिए आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर निकालना होता है। क्या बोला मैंने, जैसे ही आपका एक डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आया पब्लिक में, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर निकालना है, और किसको सबमिट करना है, सेबी को। सेबी को भी सबमिट करना है, प्लस जहां जहां पे आपके टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है वहां पे उस स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करना है, एंड टारगेट कंपनी को भी जाके सबमिट करना है, ठीक है। ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर किसके लिए जो है बच्चों, शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर को आप देते हो ना ऑफर, ये एक्चुअली वो है, लेकिन आपको सेबी को एक बार भेजना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, सेबी क्या कर रही है, 15 दिन का टाइम लेती है, ठीक है। एंड इस ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पे अपने कुछ कमेंट्स देती है, ठीक है। तो आपको वो कमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जस्ट अ मिनट। सो सेबी क्या करेगी, रिव्यू करेगी पूरा का पूरा एंड कमेंट्स पास करेगी। उसके बाद सेबी क्या करती है, अपना जो है उसके बाद अक्वायरर को क्या करना चाहिए, अपना फाइनल ऑफर शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए। एक बार सेबी से कमेंट्स आ गए उसके नाउ, अब एक चीज समझना, विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सेबी कमेंट्स, or if the SEBI no comments and within 7 working days after the expiry of 15 days from the SEBI receiving the draft letter। मतलब कि क्या बोला गया है, देखो ये टाइम लिमिट समझना आप, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट आया, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर हमने क्या बोला, सेबी को एक ड्राफ्ट लेटर भेज दिया, ठीक है। अब सेबी ने कितने दिन लिए बच्चों, 15 दिन बैठ के क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है।
15 डेज के टाइम लेके 15 वर्किंग डेज, इसमें ना 5 वर्किंग डेज है, सारे ही वर्किंग डेज बोला गया है, तो आपको भी वर्किंग डेज ही याद रखना है, ठीक है। 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने सेबी को ड्राफ्ट लेटर भेजा। सेबी ने क्या किया, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसको बैठ के रिव्यू किया, ठीक है। रिव्यू करने के बाद आपको कमेंट्स दिए एंड जैसे ही सेबी से आपको कमेंट्स आए, उसके बाद आपको क्या कर देना है, शेयर होल्डर्स को क्या कर देना है, अपना ऑफर ऑफ लेटर डिस्पैच कर देना है, ठीक है। कितने दिन में, 7 दिन में। सेबी से आपके पास कमेंट्स आए 15 दिन के अंदर, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स को क्या कर देना है, अपना लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना है, ठीक है। अब समझना, आपका टेंडरिंग पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जैसे ही आपने लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर दिया, शेयर होल्डर्स के पास लेटर ऑफ ऑफर पहुंच गया, अब आपका यहाँ से टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये टेंडरिंग पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों, इस टेंडरिंग पीरियड के दौरान शेयर होल्डर्स जो भी अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये टेंडिंग पीरियड कितने टाइम का, विद इन 12 डेज, विद इन 12 वर्किंग डेज, जैसे सेबी के कमेंट्स आते हैं ना, उसके 12 दिन के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहता है। मैंने क्या बोला, जैसे ही सेबी के कमेंट्स आते हैं, उसके 12 दिन के अंदर अंदर ये टेंडिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड 10 वर्किंग डेज के अंदर जब स्टार्ट हुआ है, उसके 10 वर्किंग डेज से ये क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको जो भी अक्वायरर है, ठीक है, टेंडरिंग पीरियड की जब लास्ट डेट आई है, उससे 10 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स के शेयर्स बेचारों के आ गए, तो उनको पेमेंट कर दो, उनको पेमेंट देके उनको क्लियर कर दो, ठीक है। जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब कंप्लीट कर दो एंड यहाँ पे आपका टेक ओवर क्या होना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में लिमिट्स भी दी है, एक बार आप सारी लिमिट्स यहाँ पे भी देख लो बच्चों, क्या हुआ है देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, पब्लिक अनाउंसमेंट आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका पब्लिक अनाउंसमेंट, एक सेकेंड। पब्लिक अनाउंसमेंट आया, पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर अंदर आपने क्या निकाल दिया, ड्राफ्ट लेटर, ठीक है। उसके बाद सेबी ने टोटल कितने दिन लिए, 15 डेज, ठीक है। सेबी ने 15 डेज लेने के बाद में क्या किया, आपको अपने कमेंट्स वगैरह पास कर दिए। उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपने क्या किया, डिस्पैच लेटर दे दिया, किसको, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। डिस्पैच लेटर दे दिया, लेकिन सेबी के जब कमेंट्स आ गए थे, आपका लेटर डिस्पैच हुआ, तो सेबी के कमेंट से लेकर के 12 वर्किंग डे के अंदर आपका 12 वर्किंग डे के अंदर आपका क्या हो गया है, टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका टेंडरिंग पीरियड कब तक रहा बच्चों, 10 डेज तक आपका टेंडरिंग पीरियड रहा, ठीक है। एंड ये जो टेंडरिंग पीरियड है, जैसे ही एंड हुआ, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया एंड 10 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपने पेमेंट भी कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज भी क्लियर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 टाइम लिमिट्स और मैंने डाली बच्चों, ये देखना, जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर जितना भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट डाला है, उसका टोटल अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, सेपरेटली एस्क्रो अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ता है, ठीक है। ये एक इंश्योरिटी के लिए होता है कि भाई कल को पब्लिक पैसा दे, मतलब अपना शेयर्स का लेकर आएगी, तो उस उनका पेमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको सेपरेटली एस्क्रो अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। एंड ये जो है आपका पेमेंट आपने क्लियर कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपका अगेन ये एस्क्रो अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, टाइम लिमिट्स आपको याद रखनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चार्ट का, या फिर आप इसको मतलब ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी पूरी ओपन ऑफर की प्रोसीजर कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब एक चीज समझना, शेयर होल्डर्स को आप किस मोड में पेमेंट करेंगे, तो बच्चों कैश पेमेंट होता है डायरेक्टली, या तो आपने कैश दे दिया, कैश मतलब चेक बैंक में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं कुछ भी, ठीक है, या फिर आपने शेयर्स दिए, ठीक है। शेयर्स कैसे, एक्वायरर कंपनी अपने शेयर्स दे देगी, या पर्सन इन कॉन्सर्ट है उसके शेयर्स दे देगी, ठीक है। उसके बाद या तो अपने लिस्टेड शेयर्स भी दे सकती है, या फिर लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट भी दे सकती है, ठीक है। सो वो क्या कर सकती है, अपने अक्वायरर या पीएससी के लिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट भी दे सकती है। सिर्फ इतनी सी कंडीशन है कि ये जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड से आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, सेबी से आपको जो भी आपके डेट सिक्योरिटीज है उसके ऊपर रेटिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड या तो आप कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, जो कि बाद में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट भी आप इशू कर सकते हैं, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट का कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, कि जो एक्वायरर है उसको एक सफिशिएंट फंड उसके पास होना चाहिए, ओपन ऑफर वो निकाल रहा है तो उसके ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, ठीक है। सो सेबी ने क्या रूल्स बनाया कि भाई आपको एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल पब्लिक आपका स्टेटमेंट अनाउंसमेंट आ रहा है,
तब तक आपका ओपन हो जाना चाहिए। उसके अंदर आप क्या करेंगे, पेमेंट वगैरह पूरा ट्रांसफर कर देंगे आपका, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज दी है। सबसे पहले क्या बोला गया है, आप कैश डिपॉजिट शेड्यूल वर्किंग कमर्शियल बैंक के अंदर आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है। या आप क्या करवा सकते हैं, मैनेजर ऑफ ओपन ऑफर है उसके उसके लिए बैंक गारंटी दे सकते हैं ना। एक चीज समझना, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है, पूरा का पूरा ओपन ऑफर का जो प्रोसीजर है बच्चों, मर्चेंट बैंकर ही मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर का मतलब क्या है, मर्चेंट बैंकर। तो ये मर्चेंट बैंकर के फेवर के अंदर बैंक गारंटी दे देगा कि कल को अगर अक्वायर पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर को बैंक पे कर देगी, क्योंकि मर्चेंट बैंकर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा पेमेंट क्लियर करना है। तो ना तो अक्वायरर को बैंक गारंटी देता है, ना टारगेट कंपनी को बैंक गारंटी देता है, और किसके फेवर में होती है वो, मर्चेंट बैंकर यानी कि मैनेजर ऑफ द ओपन ऑफर के फेवर में गारंटी होती है, ठीक है। प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि आप फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड या फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर आप बैंक गारंटी एंड डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन भी एस्क्रो अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट कितने दिन में रिलीज हो जाएगा बच्चों, जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपका एस्क्रो अकाउंट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी। ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी बहुत सिंपल है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी में फॉलो सर्टेन रूल्स ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। क्या बोला गया है, जो भी टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसकी कंपनी के शेयर्स जा रहे हैं, बिक रहे हैं, ठीक है, उनको ना कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द पूरा का पूरा ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड कब तक चल रहा है बच्चों, जब से आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करके शेयर्स मंगवाए हैं, यानी कि शेयर्स को परचेस करने का अग्रीमेंट करा है, सॉरी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, जब से आपने शेयर्स का अग्रीमेंट किया है, जब तक शेयर होल्डर्स को आपने पेमेंट किया है, इसके बीच के पूरे पीरियड को हमने ऑफर पीरियड बोला है। सो इस दौरान आपको क्या करना है, आपका जो बिजनेस है ऐसे ही नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह आपको बिजनेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है बच्चों, आपकी जो भी पास्ट प्रैक्टिसेस है उसके जैसे ऑपरेशंस आपके चल रहे थे, आपको वैसे ही ऑपरेशंस कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है। एंड आपके ऊपर क्या आ जाता है, रेस्ट्रिक्शंस आता है। रेस्ट्रिक्शंस किसके लिए आते हैं, ऑन कॉर्पोरेट एक्शन। ये कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या होता है, बोनस इशू करना, डिविडेंड इशू करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये टारगेट कंपनी है, ठीक है, ये मान लो ये XYZ, ठीक है। वैसे तो कंपनी मुझे ड्रॉ करनी चाहिए, चल कंपनी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी कंपनी है, आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। रेस्ट्रिक्शंस पे थे हम लोग। सो मान लो कि ये है आपकी, आ गई, कौन है, अक्वायरर कंपनी, ठीक है। एंड इन्होंने किसको अक्वायर किया, टारगेट कंपनी को। अब ये टारगेट कंपनी क्या कर रही है, इसको पता चल गया भाई, इसने ऑफर निकाल दिया, ठीक है, कि मैं आपके शेयर्स जो है वो अक्वायर करने वाली हूँ। तो ये टारगेट कंपनी क्या कर रही है, बीच में, अब ये चल रहा है, ठीक है, इसको पता चल गया अग्रीमेंट हो चुका है, शेयर्स ट्रांसफर होने वाले, तो ये क्या करिए, बीच में बोनस डिविडेंड लेकर आ रही है। तो इससे क्या होंगे, ये जो बेचारे छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर किया हुआ है, ये लोग क्या हो जाएंगे, थोड़े से मैनिपुलेट हो जाएंगे कि बोनस आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, तो एक काम करते हैं अपन लोग है ना, कंपनी को शेयर नहीं बेचते हैं, अक्वायरर कंपनी को अपने शेयर्स नहीं बेचते हैं, तो ये टेक ओवर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से क्या बोला गया है कि जैसे ही आपका टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, टेंडरिंग पीरियड का मतलब समझते हो आप, टेंडरिंग पीरियड का मतलब क्या था बच्चों, ये अक्वायरर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बोला था कि लेटर ऑफ ऑफर दिया था, अक्वायरर कंपनी ने क्या किया था, इन शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर दिया था, उसके 12 दिन के अंदर अंदर आपका टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हो गया था। एंड ये शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, ड्यूरिंग द टेंडरिंग पीरियड इस अक्वायरर कंपनी को अपने शेयर्स बेचते हैं, राइट। सो जब तक ये टेंडरिंग पीरियड चल रहा है, इसके 3 दिन पहले से, क्या बोला मैंने, आपका टेंडरिंग पीरियड स्टार्ट हुआ उसके 3 दिन पहले से, एंड जब तक आपका टेंडरिंग पीरियड एंड नहीं हो जाता तब तक आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। सो जब आपने लेटर ऑफ ऑफर निकाला शेयर होल्डर को, इसके 3 दिन पहले से, 3 डेज अगो, ठीक है, इसके 3 डेज अगो से लेकर के जब तक टेंडरिंग पीरियड एंड नहीं हो जाएगा तब तक आप कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। सो अ कंपनी कैन नॉट फिक्स एनी रिकॉर्ड डेट, क्या बोला है देखो, अ कंपनी कैन नॉट फिक्स एनी रिकॉर्ड डेट फॉर द कॉर्पोरेट एक्शन, ठीक है। कोई रिकॉर्ड डेट को वो फिक्स नहीं कर सकती, रिकॉर्ड डेट को फिक्स नहीं कर सकती का मतलब क्या, कोई डिविडेंड वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं कर सकती
कोई बोनस वगैरह का अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। देखो रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक स्पेसिफिक डेट विच इज फिक्स्ड बाय द कंपनी टू डिटरमाइन विद द शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू रिसीव सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। सो कंपनी फिक्स अ रिकॉर्ड डेट टू आइडेंटिफाई द शेयर होल्डर्स हु विल रिसीव द बेनिफिट्स सच एज बोनस एंड डिविडेंड्स। ठीक है, तो वो क्या कर देती है, रिकॉर्ड डेट फिक्स कर देती है। जनरली क्या होता है ना, डिविडेंड तो नहीं लेकर आती है, इशू तो नहीं लेकर आती है, लेकिन स्टैंडिंग पीरियड के दौरान वो एक डेट फिक्स कर देती है कि भाई इस दिन तक जितने लोग हमारी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स थे उन सबको डिविडेंड मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये शेयर होल्डर्स उस चक्कर में अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एंड एक्वायरर कंपनी जो है शेयर्स को अक्वायर नहीं कर पाएगी। इसलिए बोला गया कि आप ऐसी कोई रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ट्रेंडिंग पीरियड या उसके 3 दिन पहले से। ठीक है, चलिए, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ अब प्रोवाइडिंग शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या है, within 2 working days from the identified date, the target company must provide the acquirer the list of information. Now, ये identified date का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका definition हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा definition है, just a minute. आइडेंटिफाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिटरमाइन द एलिजिबल शेयर होल्डर्स। ठीक है, जैसे ही आपका मतलब ऑफर क्लोज हो जाता है उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर ये आइडेंटिफाइड डेट आती है, तो आप लोग क्या करेंगे, एलिजिबल शेयर होल्डर्स की पूरी लिस्ट निकाल देंगे कि भाई ये शेयर होल्डर्स जो है ये एलिजिबल शेयर होल्डर्स है। ठीक है, सो आपने क्या बोलना है, विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड डेट आपको क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स भेजनी है। देखो जस्ट अ मोमेंट, पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए। यस, सो विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड पीरियड, मतलब आपका ऑफर क्लोज हो गया, उसके बाद आपका आइडेंटिफाइड पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके 2 दिन के अंदर अंदर टारगेट कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक्वायरर कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है कि भाई ये शेयर होल्डर्स है पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर। ठीक है, एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर से आप पूरा लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स भेज देंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस, उनकी शेयर होल्डिंग, उनका फोलियो नंबर भेज देंगे। ठीक है, प्लस जो भी शेयर ट्रांसफर एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग लिस्ट में ही चल रही है वो उसकी डिटेल भी भेज देंगे। ठीक है, अब आते हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेजर डिसीजन ड्यूरिंग दी ऑफर पीरियड। जब आपका ऑफर पीरियड चल रहा था, जब आपने शेयर्स को अक्वायर करने का अग्रीमेंट किया है, जब आपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया है, उसके बीच में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टारगेट कंपनी है या फिर सब्सिडरीज हैं, ठीक है, वो लोग कोई भी मेजर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, जब तक कि शेयर होल्डर्स जो है स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू क्या दे, कोई अप्रूवल ना दे दे। मतलब कि क्या बोला गया है यहाँ पे, आपका ऑफर पीरियड चल रहा है, अक्वायरर कंपनी से ऑलरेडी ऑफर आपको आ चुका है, आपके शेयर्स जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस दौरान आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले सकते विदाउट द शेयर होल्डर्स अप्रूवल इन द स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पासिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, अब आपके मेजर डिसीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती है बच्चों, या आप लोग मटेरियल एसेट का सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, असेट्स का लीजिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसी टाइप के कोई भी अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आप ओनली एंड ओनली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आपको ये सारी चीजें करनी तो आपको शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप कर पाएंगे। चलिए, अब एक यहाँ पे छोटे छोटे से टाइम लिमिट्स आपको दिए गए हैं, ये टाइम लिमिट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये देख लेना। अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन। ठीक है, इसको समझो, ये छोटा सा प्रोविजन क्या बोलता है बच्चों, ये ऐसा बोलता है कि ड्यूरिंग दी ओपन ऑफर, जब आपका ओपन ऑफर चल रहा है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किसका, टारगेट कंपनी का, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को ना ऑफर को लेकर रिकमेंडेशन देने पड़ते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स उसकी बात पे भरोसा करेंगे, राइट। अब टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स बेचारे कंफ्यूज है, क्या करे, शेयर्स बेचे ना बेचे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपना रिकमेंडेशन उस टाइम पे देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, उनको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, एंड जो भी उसका गाइडेंस आया किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, इट मस्ट बी पब्लिश विद इन 2 वर्किंग डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ टेंडिंग पीरियड। टेंडिंग पीरियड, टेंडरिंग पीरियड मतलब जब शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स के लिए पिच कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं, तो उसके 2 दिन पहले ही उसका रिकमेंडेशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एंड ये पब्लिकेशन कहाँ से होगा बच्चों, जहां पे आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करी थी ना ऑफर को निकालने के लिए, सेम न्यूज़पेपर में आपका पब्लिशमेंट होगा, एंड सेम कॉपी आपकी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे भी शेयर्स लिस्टेड है, सेबी एंड आपका टारगेट कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पे जाएगी। ठीक है, सॉरी, मर्चेंट बैंकर के पास जाएगी, जो कि ओपन ऑफर का मैनेजर है उसके पास। ठीक है, अब
अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, अभी तक तो टारगेट कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, टारगेट कंपनी को ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब हम लोग समझते हैं अक्वायरर के क्या क्या ऑब्लिगेशन है, उसको क्या क्या ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जब ओपन ऑफर का प्रोसेस चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल अरेंजमेंट, बट ऑब्वियसली बात है भाई, आपने ऑफर तो निकाल दिया लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, तो क्या अक्वायर करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट होने चाहिए। यू विल हैव टू मेक श्योर कि भाई सारे शेयर होल्डर्स का टाइमली पेमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दी ऑफर, मतलब आपने जो भी ऑफर निकाला है, ठीक है, आपका ओपन ऑफर में जो भी ऑफर है, आपके पास एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पूरा का पूरा पेमेंट कर पाए, ठीक है। मस्ट ऑब्टेन द नेसेसरी स्टैट्यूटरी अप्रूवल, जब अगर जरूरत पड़ी तो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स भी आपको लेकर रखनी है, ठीक है। अब अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेलिंग टारगेट कंपनी असेट्स, मतलब क्या, एक्वायरर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर एनी मटेरियल असेट्स और द सब्सिडरी आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ईदर द इंटेंशन वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, letter of offer, or the shareholders approve through special resolution via postal ballot explaining the reasons। क्या बोला गया है बच्चों, अक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी के किसी भी असेट्स को बेच नहीं सकती। कब नहीं बेच सकती है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा डायरेक्टली इस तरीके से उसके जो एसेट्स है उनको बेच नहीं सकती, लेकिन अगर उसने पब्लिक अनाउंसमेंट में ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हम बेचेंगे कुछ एसेट्स, ठीक है, या फिर लेटर ऑफ ऑफर के अंदर ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को बता दिया कि हम लोग एसेट्स बेचने वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर शेयर होल्डर से आपने स्पेशल रेजोल्यूशन में पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करके ऑलरेडी अप्रूवल ले लिया है कि हम इस तरीके के शेयर्स बेचेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेचो, अदरवाइज अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आप नहीं बेच सकते वो एसेट्स, ठीक है। प्लस आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो एक बात बताओ, अक्वायरर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट के साथ में मिलके टारगेट कंपनी के शेयर्स को अक्वायर कर रहा है, तो उसी दौरान वो टारगेट कंपनी के शेयर्स को बेचेगा तो चलेगा क्या, क्या फर्क, मतलब क्या असर पड़ेगा पब्लिक पे, पब्लिक क्या बोलेगी कि भाई ये एक्विजिशन कर रहा है, शेयर्स बेच रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग दी ऑफर पीरियड टारगेट कंपनी के कोई शेयर्स को बेच नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अक्वायरर और जो पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेप्ट जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे सारे टारगेट टेक ओवर के ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब आता है एग्जेम्पशंस अंडर टेक ओवर रेगुलेशंस, ठीक है। इसके अंदर पर्टिकुलरली ओपन ऑफर के लिए एग्जेम्पशन बताइए कि आपको कब कब ओपन ऑफर है, मतलब कि टेक ओवर के रेगुलेशंस आपके ऊपर कब नहीं लगेंगे। पहली चीज, अगर आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्विजिशन किया है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल टेक ओवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल टेक ओवर होगा तब तो सेबी के रूल्स लगेंगे, लेकिन लेट्स से आपका एक्विजिशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगी, लेट्स से अंडर राइटर्स है, वो लोग एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो वहां पे रूल्स नहीं लगेंगे टेक ओवर के। या फिर स्टॉक ब्रोकर जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के शेयर्स के ऊपर आपका लीन अप्लाई कर रहे हैं, मान लो क्लाइंट ने टाइमली पेमेंट वगैरह कुछ नहीं किया होगा तो उसके शेयर्स को वो जब्त कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल टेक ओवर नहीं है, ठीक है। ये एक्विजिशन ऑफ शेयर्स या लीन के थ्रू शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक ओवर कोड नहीं लगेंगे। या लेट्स से मर्चेंट बैंकर या नॉमिनेटेड इन्वेस्टर जो है, ठीक है, वो मार्केट मेकिंग कर रहे हैं, उस वजह से वो लोग शेयर्स अक्वायर कर रहे हैं, तो भी आपका क्या है, टेक ओवर कोड नहीं है, ठीक है। प्लस आता है, नेक्स्ट आता है आपका एक्विजिशन अंडर सेफ्टी नेट स्कीम, ठीक है, ड्यूरिंग द पब्लिक इशू। नाउ ये जो है आपने क्या किया, सेफ्टी नेट स्कीम के थ्रू अक्वायर्ड किए। सेफ्टी नेट स्कीम का मतलब, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जस्ट अ मिनट। सो हम लोग कहाँ थे, एक्विजिशन अंडर सेफ्टी नेट स्कीम, यस। सो सेफ्टी नेट स्कीम के अंदर क्या होता है बच्चों, एक छोटी सी स्कीम होती है, इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई कंपनी आईपीओ लेकर आई, ठीक है, सो ड्यूरिंग द आईपीओ, लाइक आईपीओ के बाद क्या हो गया, आपके शेयर्स की प्राइस डाउन चली गई, तो प्रमोटर्स वगैरह प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम आपसे शेयर होल्डर्स, आपसे शेयर्स हम लोग क्या कर लेंगे, बाय बैक कर लेंगे, ठीक है। सो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है, ये शेयर होल्डर्स की सेफ्टी के लिए निकाला गया है, तो इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग टेक ओवर नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है स्टेबलाइजिंग एजेंट, मतलब मर्चेंट बैंकर जो है, ही इज जस्ट एक्टिंग एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो क्या करता है, प्राइजेस आईपीओ के बाद में प्राइजेस को स्टेबल करने के लिए शेयर्स को एक्विजिशन करता है, ताकि प्राइजेस थोड़े नॉर्मल स्टेबल पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम लोग टेक ओवर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आता है एक्विजिशन अंडर गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो अगर मान लो गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के अंदर कोई शेयर्स को अक्वायर करती है, तो अगेन टेक ओवर कोड नहीं लगेंगे, ठीक है। एक्विजिशन थ्रू लीगल और कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, रीस्ट्रक्चर हो गया, मर्जर्स हो गया, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या कोर्ट और ऑर्डर, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से ये जो है एक्विजिशंस वगैरह हो रहे हैं, मर्जर्स अमलगमेशंस हो रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर टेक ओवर कोड नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी स्पेशल लॉ के अंदर एक्विजिशन हुआ है, लाइक आपका सार्फिसिया एक्ट के अंदर, या लेट्स से डिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर आपका कोई भी टेक ओवर या
हो रहा है तो फिर उसके ऊपर टेक ओवर कोड नहीं लगेंगे, बिकॉज अदर एक्ट्स हैं उनके लॉज लगने वाले हैं, तो दैट इज वाई। उसके बाद आता है शेयर फोरफिएचर। सो अगर मान लो अक्विजिशन जो है वो फोरफिएचर ऑफ शेयर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, शेयर्स फोरफीट कर लिए कंपनी ने, इस वजह से वो टेक ओवर दिख रहा है, तो फिर क्या होता है उसके ऊपर टेक ओवर कोड नहीं लगते। सो ये सारे जितने भी हमने अरेंजमेंट्स देखे ना एग्जामिशन वाले, ये देख करके आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये नॉर्मल टेक ओवर नहीं है, राइट। सो नॉर्मल टेक ओवर नहीं है, स्पेशल केसेस जो टेक ओवर जैसा दिख रहा है बट एक्चुअल में टेक ओवर नहीं है, तो इन सब के ऊपर आपके टेक ओवर कोड्स अप्लाई नहीं होते, ठीक है। सो ये आपके मोटा मोटी चैप्टर के अंदर जो भी चीजें थी वो हमने कवर कर ली है। इसके अलावा और भी डिस्क्लोजर रूल्स है, पहले हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग देखते थे, हमारा जो पोर्शन कवर नहीं हुआ होगा उसको कवर करते हुए कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी टेक ओवर, ठीक है। और उसके बाद हमने का पूरा important portion we have covered everything, right? Person acting in concert का definition we have covered. Just a minute. Tendering period we have covered. चलिए ठीक है ठीक है, ये डेफिनेशंस आप लोग देख लेना। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है, जब भी आप शेयर्स को परचेस कर रहे हैं तो इट इज द एवरेज प्राइस विच इज पेड बाय द, ये देख लो आप, ठीक है। volume weighted average market price, so it is the average market price of shares which are based on the volume shares traded in the market, ठीक है। अगर आपको जो भी शेयर्स है उसका एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है कि भाई ट्रेडेड मार्केट प्राइस कितना है टारगेट कंपनी के शेयर्स का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, जितना नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड है उसके ऊपर आप प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके ट्रेडेड है उससे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल है, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर एवरेज प्राइस निकालना है तो आपको जब भी एक्वायरर है जिस भी एवरेज प्राइस पे अपने शेयर्स को परचेस करने वाला है उस प्राइस को वो क्या करेगा, कैलकुलेट कैसे करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस कितना वो दे रहा है पर शेयर के लिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, जितने उतने शेयर्स बॉट किए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ टेक ओवर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक ओवर, ठीक है। फर्स्ट है फ्रेंडली टेक। फ्रेंडली टेक ओवर के अंदर क्या है बच्चों, सिंपल सी चीज है, जो भी प्रमोटर्स ऑफ टारगेट कंपनी है वो खुद अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, ठीक है, एंड अक्वायरर खरीदना चाहती है। तो अक्वायरर ने क्या किया, उनको एक अट्रैक्टिव प्राइस शो करी एंड प्रमोटर एकदम खुश हो गए एंड वो खुशी से क्या कर रहे हैं, हाँ ले लो हमारे शेयर्स इसी प्राइस पे ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट्स के थ्रू दोनों टेक ओवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बताए हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर के अंदर क्या होता है, प्रमोटर अपना शेयर बेचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी अक्वायरर कंपनी जो है शेयर्स को अक्वायर करना चाहती है, ठीक है। सो विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रमोटर वो क्या करती है, गेन करती है कंट्रोल्स को, एंड प्रमोटर्स यहाँ पे बेचारे रेसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें नहीं बेचना अपने शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल टेक ओवर। हॉरिजॉन्टल टेक ओवर का मतलब क्या, आप जिस कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो वो सेम इंडस्ट्री के अंदर है, इट इज वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है, और सिमिलर बिजनेस को ऑपरेट कर रही है ना, आप उसका बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेलीकॉम कंपनी दूसरी टेलीकॉम कंपनी को ही एक्वायर कर रही है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टेक ओवर। ये कहता है वर्टिकल टेक ओवर। वर्टिकल टेक ओवर का मतलब क्या होता है, आपकी सप्लाई चेन में या तो एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे, या तो आपके रॉ मटेरियल को जो सप्लाई करता है आप उसकी कंपनी को जाके परचेस कर रहे हैं, ठीक है, या आपके माल का जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है आप उसकी कंपनी को जाके परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका सप्लायर है आपने उसकी कंपनी को लेट्स से टेक ओवर कर लिया, तो ये क्या हो जाता है आपका वर्टिकल टेक ओवर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड के अंदर क्या कर रहे हैं, आप अपने सप्लायर को जाके अक्वायर कर लेते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या कस्टमर्स है आप उनको जाके अक्वायर करते हैं, ठीक है। अब आता है कॉन्ग्लोमेरेट टेक ओवर। इसके अंदर क्या होता है, एक कंपनी टेक ओवर बाय द वन कंपनी बाय अनदर कंपनी हु इज ऑपरेटिंग कंप्लीटली इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज का फर्नीचर जो है लेट्स से मेडिसिन में चली गई, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में चली गई, तो उसने फर्नीचर ने मेडिकल को एक्वायर कर लिया, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट इंडस्ट्री हो गई, तो इसको हम लोग कॉन्ग्लोमेरेट टेक ओवर बोल सकते हैं। इनके बीच में कोई बिजनेस का कुछ कॉमननेस नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने टेक ओवर्स के टाइप पढ़े हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लोजर नॉर्म से, ठीक है। टेक ओवर के रेगुलेशंस के अंदर कुछ डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी टारगेट कंपनी है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता डिस्क्लोजर देने का। डिस्क्लोजर किसको देना पड़ता है, जिसने शेयर्स अक्वायर करें, ठीक है। तो शेयर्स जिसने अक्वायर करें या प्रमोटर या फिर जो भी पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट है उनको कुछ पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं बच्चों, अगर मान लो शेयर्स जो भी अक्वायर करें वो थ्रू एनकमरेंस किए या कोई चार्ज वगैरह क्रिएट करके किए हैं, ठीक है, मतलब कि इट इंक्लूड शेयर अक्वायर थ्रू द एनकमरेंसेस, ठीक है, जो भी शेयर्स के ऊपर चार्ज क्रिएटेड था उसके थ्रू शेयर्स अक्वायर करे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हाउएवर ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल कब नहीं होगी, जब आप खुद या तो कोई शेड्यूल बैंक है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड आपने जो भी शेयर्स अक्वायर करें वो थ्रू प्लेज के थ्रू अक्वायर करें,
ठीक है, तो फिर आपके ऊपर ये रूल नहीं लगेंगे, बिकॉज आपके ऊपर बैंकिंग के रूल्स अलग से हैं लगने के लिए। ठीक है, डिस्पोजल के केस में क्या बोला है, मान लो जब भी आपने, इट इंक्लूड शेयर ट्रांसफर आफ्टर रिलीज ऑफ एनकम्बरेंसेस, यानी कि चार्जेस फ्री हो गए, अब शेयर्स आपने फ्री कर दिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर देना है, लेकिन ये अगेन कमर्शियल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेगुलेशन 30 कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर। क्या बोलता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसके ऊपर लगेगी, शेयर होल्डिंग आपको एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, नाउ ये चीज, ये पॉइंटर्स तो आपने देख लिया, एक्विजिशन और डिस्पोजल, ये सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशंस है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है, नथिंग एल्स। अब कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर के अंदर क्या आएगा, आपको क्या करना है, 31 मार्च पे आपकी कितनी शेयर होल्डिंग थी उसका डिस्क्लोजर देना है, कितने दिन के अंदर अंदर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। एंड ये डिस्क्लोजर किसके पास जाएगा बच्चों, सारे स्टॉक एक्सचेंज के बाद, जहां पे भी शेयर्स आपके लिस्टेड है वहां पे जाएगा, एंड टारगेट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा कि आपका एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च पे कितना शेयर होल्डिंग है। ठीक है, 7 डेज के अंदर अंदर आप बताएंगे। ठीक है, कौन कौन लोगों को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, प्रमोटर। ठीक है, डजेंट मैटर उसका परसेंटेज कितना है शेयर होल्डिंग में, प्रमोटर को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। प्लस नॉन प्रमोटर के केस में जो भी पर्सन है अलोंग विद द पीएससी, अगर उन्होंने 25% से ज्यादा के शेयर्स होल्ड किए हैं, तो भले ही वो प्रमोटर नहीं है लेकिन फिर भी उनको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है एनकम्बरेंस का डिस्क्लोजर। एनकम्बरेंस का मतलब हम लोग सब जानते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम वगैरह क्रिएटेड होता है। ठीक है, तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी अभी फ्री नहीं है, उसके ऊपर चार्जेस क्रिएटेड है। ठीक है, सो टेक ओवर रूल्स के अंदर क्या होता है, प्लेज हो गया, लीन हो गया, या फिर लेट्स से आपके एनी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से प्रमोटर्स की ओनरशिप के शेयर्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्क है, उन सबको एनकम्बरेंस बोला गया है। ठीक है, सो इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या आती है एनकम्बरेंस के केसेस में, तो आपको जब भी एनकम्बरेंसेस क्रिएट हुए हैं तब डिस्क्लोज करना है। मान लो प्रमोटर्स के शेयर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, एंड वो चार्ज अगर मान लो आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपके शेयर्स पे चार्ज है, तो कोई भी आपको एक्वायर कर ले, ऐसा जब भी चार्ज क्रिएट होगा तब आपको डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, प्लस जब आपका इन्वोकेशन ऑफ एनकम्बरेंस होता है, इन्वोकेशन मतलब आपके ऊपर पेमेंट की लाइबिलिटी आई लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो सामने वाले ने आपके शेयर्स को अक्वायर कर लिया। ठीक है, प्लस रिलीज ऑफ एनकम्बरेंस, जब आपके शेयर्स फ्री हो गए एनकम्बरेंसेस, तब आपको डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, आपको डिस्क्लोजर कितने दिन में देना है बच्चों, जब भी क्रिएशन होगा, इन्वोकेशन होगा या आपका रिलीज होगा उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ठीक है, किस किस को डिस्क्लोजर देना है, अगेन स्टॉक एक्सचेंज को, एंड एवरी स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आपके शेयर्स लिस्टेड है, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, ये हो गए आपके सारे डिस्क्लोजर्स के रिक्वायरमेंट। आई थिंक उसके बाद हमने कुछ नहीं छोड़ा, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड बच्चों कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर इजी है, बस एक बार आपको ध्यान से समझना है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया है, छोटा सा यूनिट है। हाँ, नोट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप लोग उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप रिवाइज करते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।